हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स से चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका है वर्क एंड एनर्जी, वो हम वन शॉट करेंगे। एनसीईआरटी से कंप्लीट कवर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो इसको हम कवर करेंगे कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, जो कि आपका है वर्क। तो समझना पड़ेगा हमको क्या वर्क क्या होता है। इन डेली लाइफ वर्क इंक्लूड एनी एफर्ट बिकॉज बट इन साइंस वर्क इज डिफरेंट एक्टिविटी लाइक रीडिंग, राइटिंग और थिंकिंग यूज एनर्जी बट नो वर्क इज डन सिग्निफिकेंटली। हम डेली लाइफ में क्या देखते हैं, डेली लाइफ में हमारा वर्क क्या होता है, कुछ एफर्ट, हम कुछ भी एफर्ट करते हैं तो डेली लाइफ में हम उसको बोल देते हैं कि वर्क है। बट जब हम साइंस में आते हैं ना, तो वर्क क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी कि जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और जो भी कुछ सोचते हैं, तो उसमें एनर्जी लगता है ना, तो क्या है, वो वर्क नहीं है। सिग्निफिकेंटली वो क्या है, वर्क नहीं है। एग्जाम्पल, अ मैन इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश अ रॉक बट वर्क डन इज़ ज़ीरो एज रॉक इज स्टेशनरी। अगर कोई आदमी एक रॉक को धक्का देना चाह रहा है लेकिन वो धक्का दे नहीं पा रहा है, तो उसका वहाँ पे उस कंडीशन में जो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन जो आदमी है उसके हाथ से तो एनर्जी क्या लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे इसी के कारण यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि जो डेली लाइफ में हम वर्क करते हैं वो साइंटिफिकली क्या अलग है। समझ आया साइंटिफिकली कैसे अलग है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने समझ लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने आता है। अ मैन स्टैंडिंग स्टिल विथ हैवी suitcase may be tried soon but he doesn't know work in situation as he stationary। अगर कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा सूटकेस लेके अपने ऊपर जा रहा है तो उस केस में वो कहेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा वर्क किया हूँ, लेकिन साइंटिफिकली क्या है, वो वर्क क्या किया है, ज़ीरो वर्क किया है, यानी कुछ भी वर्क नहीं किया है। तो इस कारण हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो डेली लाइफ का वर्क होता है वो साइंस के नाम में क्या आता है, अलग होता है। उसीलिए क्या बोला गया है, जो वर्क होता है क्या होता है, वर्क आपका होता है डिफरेंट। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पेज पे आपको समझ आ गया होगा वर्क क्या होता है। जो डेली लाइफ का वर्क होता है वो साइंस के जो वर्क होता है उससे क्या होता है, अलग होता है। एग्जाम्पल, हमने 2 एग्जाम्पल समझ लिए, दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। अब आता है वर्क के बारे में। वर्क का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। वर्क डन तब हम बोलते हैं जब हम फोर्स लगाते हैं और कोई भी बॉडी क्या करता है, मोशन करता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वर्क। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। वर्क तब होता है जब कोई भी फोर्स लगता है और कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है उसी फोर्स के डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में आपका क्या लगता है, वर्क लगता है। अब कुछ कंडीशन होता है वर्क डन के लिए। क्या कंडीशन होता है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना वो बॉडी पे होना चाहिए, और जो बॉडी होता है वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होना चाहिए, यानी कि अपने पोजीशन उसका चेंज करना चाहिए। तो ये इस कंडीशन में आपका वर्क डन होता है। क्या होता है, पहला कंडीशन की फोर्स बॉडी पे लगना चाहिए और जो बॉडी होगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम वर्क बोलते हैं। तो वर्क का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वर्क का डेफिनेशन हो जाएगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे और वो डिस्प्लेस कर देगा, उसको हम बोल देंगे वर्क। अब कुछ केस आपके सामने आता है। Work done in moving body, a body is equal to the product of force and displacement of the body in the direction of the force। किसी भी चलते हुए बॉडी के ऊपर जो वर्क डन होता है ना, वो उसके फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट, जो कि जितना भी डिस्प्लेस किया रहता है उसके मल्टीप्लिकेशन में उतना वर्क किया रहता है फोर्स के डायरेक्शन में। यानी जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन के बाद आता है वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स आपका ऊपर लग रहा है यानी एफ साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा भी नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पर क्या है, जीरो। यहाँ पर साइन थीटा आप बाद में समझेंगे। यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स आपका यहाँ पर क्या है, एफ साइन थीटा है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो इसी के कारण जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो यहाँ पर अगर एस जीरो है तो एफ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वर्टिकल केस में अगर आप वर्क डन कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर फोर्स आपका एफ कॉस थीटा है और डिस्प्लेसमेंट एस है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है क्या, एफ एस कॉस थीटा, क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा
यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू आगे मैं बता दूंगा क्या होता है। यानी आप इसको याद रखिए, अगर कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या आपके पास है, एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा जो फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों के बीच का एंगल होता है, उसे हम बोलते हैं थीटा। अब यहाँ पे आपको कुछ एंगल लर्न कीजिए या फिर ना कीजिए, वैसे तो एग्ज़ाम में आता नहीं है आपके क्लास में, ये कुछ आप लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं 3 टाइप के वर्क। पहला है पॉजिटिव वर्क, दूसरा है जीरो वर्क, तीसरा आपका है नेगेटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क ऐसा वर्क होता है उसमें फॉर्मूला क्या रहता है, उसमें फॉर्मूला रहता है W=F/S, यानी कि जो आपका कॉस थीटा रहता है जीरो रहता है। कॉस क्या रहता है, कॉस आपका जीरो रहता है और कॉस जीरो का वैल्यू यहाँ पे होता है 1। तो इसके कारण जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है पॉजिटिव वर्क में F/S। और आइए इसका मतलब समझते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। पॉजिटिव वर्क एक ऐसे वर्क को बोलते हैं जब फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के साथ ही रहता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव वर्क का कंडीशन। आते हैं अब जीरो वर्क पे। जीरो वर्क का कंडीशन क्या रहता है, जीरो वर्क का कंडीशन रहता है जब 90 डिग्री कॉस थीटा का रहेगा, थीटा आपका यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, तब क्या रहेगा, तब आपका यहाँ पर रहेगा जीरो वर्क का कंडीशन। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ एस कॉस थीटा का जगह पुट करना है आपको क्या 90। तो आपको यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा कि कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो। तो इसके कारण यहाँ पर अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो इंटू किसी से भी अगर हम जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर जीरो क्या है, फाइनल वैल्यू क्या आएगा, फाइनल वैल्यू आपका यहाँ पर आएगा जीरो। तो इसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वर्क बोलते हैं इसको हम। तो अगर कोई भी पूछे पॉजिटिव वर्क में फॉर्मूला क्या होता है, तो पॉजिटिव वर्क में फॉर्मूला होता है F/S। जीरो वर्क में फॉर्मूला होता है क्या, W=0, यानी कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे होता है, 90 डिग्री के केस में होता है आपका जीरो वर्क। नेक्स्ट आपका आता है क्या, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है, जब इसमें कॉस थीटा का जगह क्या हो जाए 180, यानी कि स्ट्रेट लाइन में हो जाए। तो और इस नेगेटिव वन में ना 180 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू आपको लर्न रखना है क्या, कि -1 होता है क्या, -1 होता है। तो इससे फॉर्मूला क्या आता है आपका, W=F/S आपका फॉर्मूला आ जाता है। और इस केस का मतलब क्या होता है, इस केस में आपका जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर फोर्स आप इधर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपके इधर होगा। तो इस केस को हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव वर्क। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा आपको 3 टाइप के वर्क, पहला पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के सेम होता है। जीरो में क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का रहता है। और नेगेटिव वर्क में क्या होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट रहता है। नेक्स्ट आता है वर्क डन बाई स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के द्वारा क्या वर्क डन किया गया, कैसे स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन किया जाता है। व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, जब स्प्रिंग कंप्रेस रहता है, कंप्रेस यानी जब यहाँ पर क्या रहता है, जब यहाँ पर उसके बीच में जो डिस्टेंसेस होता है ना, उसके बीच का डिस्टेंस एकदम कम रहता है, तो उसको बोलते हैं हम कंप्रेस। द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन क्या होगा, स्प्रिंग का निगेटिव होगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो उसमें जो फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसके कारण इस केस में क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, -F/S। और जब स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच, यानी जब इसको हम खींचेंगे यानी फैलाएंगे स्प्रिंग को, तो उस कंडीशन में क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वर्क डन इज नेगेटिव। तो W=-F/S। इस केस में भी क्या रहेगा, जो फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है। क्लियर होगा आपको यहाँ पर। यानी कि जब आप यहाँ पर स्प्रिंग कंप्रेस करेंगे तो दोनों साइड से क्या लगाएंगे, आप फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसी केस के कारण यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है। और जब यहाँ पर स्प्रिंग स्ट्रेच करते हैं तो इधर फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसी के कारण क्या होता है आपका यहाँ पर दोनों केस में निगेटिव वर्क होता है। अब आता है यूनिट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन का क्या यूनिट है। वैसे तो वर्क डन का यूनिट अगर निकालने जाएंगे तो F/S के फॉर्मूले से तो वर्क डन का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। क्या आएगा, न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। और अगर आप यहाँ पर इसके यूनिट के नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है, वर्क क्या होता है, F/D होता है। और यहाँ पर D का वैल्यू क्या होता है, डायन होता है। और F का यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायन सेंटीमीटर। अर्ग होता है, क्या होता है, वर्क का यूनिट यहाँ पर होता है अर्ग। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। पहले आता है 1 जूल पे, 1 जूल पे आता है। 1 जूल की अगर आपके पेपर में आ जाए कि 1 जूल को डिफाइन कीजिए, कैसे डिफाइन करेंगे,
वन जूल को हम डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड विद 1 मीटर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ वर्क। 1 जूल को आप ऐसे डिफाइन करेंगे जब 1 न्यूटन का फोर्स लगता है एक ऑब्जेक्ट पे और वो 1 मीटर डिस्प्लेस होता है तो उसके इसको हम बोलेंगे क्या 1 जूल का फोर्स उस पर लगा है। क्या लगा है 1 जूल का फोर्स लगा है। क्लियर है आपको। इसको अभी मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है इसका कंप्लीट मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए हम यहाँ पर 1 जूल समझ गए ना। 1 जूल यानी कि 1 न्यूटन लगेगा और 1 मीटर डिस्प्लेस होगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे 1 जूल लगेगा उस पर क्या फोर्स। वर्क डन हुआ है तो हमने यहाँ पर वर्क समझ लिया। वर्क में क्या क्या समझा, वर्क में हमने समझा क्या क्या हमने पढ़ा उसको बताते हैं आपको। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा वर्क। तो वर्क का पहले क्या समझा, वर्क का पहले हमने क्या समझा डेफिनेशन समझा। डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। डेफिनेशन के बाद हमने समझा 3 टाइप के वर्क। तीनों टाइप का वर्क पहला क्या था, कुछ एग्जांपल आपको लर्निंग होगा। पहला वर्क था पॉजिटिव, दूसरा था निगेटिव, तीसरा था जीरो। पॉजिटिव में क्या होता है फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है सेम होता है। और निगेटिव में क्या होता है फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट हो जाए। जीरो में क्या होता है फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बीच में जो एंगल होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है। 3 केस आपको लर्न होने चाहिए। इसके बाद हमने क्या समझा, इसके बाद हमने इसका यूनिट समझा। यूनिट क्या होता है, यूनिट आपका क्या होता है, यूनिट आपका होता है सिंपल से क्या जूल। और 1 जूल को आपने डिफाइन करना सीख लिया। इसके बीच में क्या कि आपने यहाँ पर कुछ हमने क्या समझा, कुछ केस समझा जैसे कि स्प्रिंग का समझ लिया था और यहाँ पर कुछ वर्टिकल केस हमने समझ लिया था। क्लियर हो गया यहाँ तक। आपने यहाँ पर हमने वर्क को समाप्त कर दिया है। वर्क जितना था वर्क को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं बात करते हैं किसकी, एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी क्या होता है दोस्तों, एनर्जी कैसे हम डिफाइन करते हैं। एनर्जी डिफाइन एज द एबिलिटी टू डू वर्क, इट्स यूनिट इज द सेम दैट ऑफ द वर्क। एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी एक ऐसी एबिलिटी होती है काम को यानी वर्क को करने की एबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट वर्क के सेम होता है यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है यानी न्यूटन मीटर होता है यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड क्या होता है पर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल ऑफ एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क को करने के लिए जितना जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको उसमें कितना जूल रिक्वायर्ड होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 जूल रिक्वायर्ड होगा। और एनर्जी यहाँ पर बहुत ही टाइप की एनर्जी होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मोशन के कारण होता है, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको होता है हाइट और पोजीशन के कारण। केमिकल एनर्जी किसके कारण होता है, कुछ सब्सटेंसेस और कुछ रिएक्शंस के कारण होता है आपका केमिकल एनर्जी निकलता है। हीट एनर्जी कैसे निकलता है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट में से या फिर पार्टिकल में से निकलता है जब वो बहुत ही तेज़ी से मूव करता है। तो लाइट एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी लाइट के सोर्स से निकलता है जैसे कि सन या फिर बल्ब, वहाँ पे लाइट एनर्जी रहेगा। साउंड एनर्जी यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या फिर साउंड क्रिएट करता है तो उसके इसमें आपका साउंड एनर्जी रहेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है जब कोई इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से आपका एनर्जी आती है। और न्यूक्लियर एनर्जी यानी जब एनर्जी किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई के टूटने से आता है तो उसको वहाँ पे क्या रहेगा आपका, वहाँ पे आपका रहेगा न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी समझ लिया। और एनर्जी का डेफिनेशन, एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा, एनर्जी का डेफिनेशन होगा जितना भी एनर्जी एक ऐसा एबिलिटी है किसी भी वर्क को करने का। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। 1 जूल एनर्जी लगेगा 1 जूल वर्क को करने में। नेक्स्ट आता है आपके सिलेबस में 2 टाइप की एनर्जी दी गई है, पहली काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए काइनेटिक और पोटेंशियल को समझते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स मोशन वेदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इट इज स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि उसके मोशन के कारण होगा, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकता है। और काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है और ये डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट के।
यहाँ पे जो इक्वेशन होगा काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन होगा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम का मतलब है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और यहाँ पर वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में क्या समझा, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन से निकलता है, जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो सकता है, वर्टिकल मोशन भी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास एम मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी यू व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन इट ओवर अ डिस्प्लेसमेंट एस द वर्क डन इज। यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं जिसको हम लेंगे m और कोई भी उसका इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं u और वो कांस्टेंट फोर्स से जा रहा है यानी f से जा रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट किया कितना s, तो उसका वर्क डन क्या आ जाएगा, उसका वर्क डन आएगा f इंटू एस। दिस वर्क कॉज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी टू चेंज फ्रॉम u टू v with an acceleration of produce the kinetic energy is the work done in changing the velocity of the object। जो भी वर्क उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को चेंज किया यू से वी को लाने में, तब उसको क्या करना पड़ा, तब उसको एक्सेलरेशन करना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन को चेंज कर दिया वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कि आप कैसे यहाँ पर डिराइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर पहले लेंगे यानी कि v माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला इक्वेशन लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, s का वैल्यू निकालेंगे। s का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ लेंगे जो कि क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम वर्क के फॉर्मूले में पुट करेंगे यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। एस की जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, एफ की जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो जब इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क आएगा क्या, जब यहाँ पर हम इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानेंगे यानी रेस्ट का कंडीशन मानेंगे, तब यहाँ पर हमारा वर्क आ जाएगा क्या, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसी के कारण जो आपका वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी के सेम होता है, तो इसी से आपका काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है, हमको यहाँ पर पहले क्या लेना है, एस का वैल्यू निकाल लेना है और यहाँ पर हमको एफ का वैल्यू निकाल लेना है। अब इन दोनों के वैल्यू को पुट कर देना है किस में, वर्क के फॉर्मूले में यानी एफ इंटू एस में पुट कर देना है। तो जब आप एफ के जगह पे एम ए पुट करेंगे और एस के जगह पे वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a पुट करेंगे, यहाँ पर आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर वर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एम वी का स्क्वायर। और इसी से आपका वर्क होता है क्या, वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वली मानते हैं, तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर होगा आपका डेरिवेशन इसका काइनेटिक एनर्जी का। अब आते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसको आइए समझ लेते हैं। वैसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपके 11th क्लास में, लेकिन इसको समझिए क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क एनर्जी थ्योरम ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क का क्या प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये क्या बताता है, इट स्टेट दैट द टोटल वर्क डन बाय अ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इट कैन बी रिटन एज द इक्वेशन। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है, उसको हम वर्क और काइनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम यह बताता है कि जितना भी वर्क डन हुआ और जितना भी फोर्स लगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर एक पार्टिकल के ऊपर, वो काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज होता है उसके इक्वल होता है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखते हैं क्या, कि जो वर्क होता है, टोटल वर्क होता है, वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। क्या होता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम ये स्टेट करता है कि जो टोटल वर्क होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज होता है उसके इक्वल होता है। यानी जो वर्क होता है वो डेल्टा के ई होता है और जो भी चेंज का जब भी लग जाएगा, तो चेंज में यानी डेल्टा जब लग जाएगा तो वहाँ पे आपको यूज़ करना रहता है फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। तो जब यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हाफ एम एफ और वी एफ का होल स्क्वायर। हाफ कैसे आया और एम एफ और वी एफ का होल स्क्वायर कैसे आया, इसको आपको जानना नहीं है। माइनस हाफ एम आई और वी आई का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर।
तो भाई एम और वी की जगह पे क्या पुट कर दिए हैं, मास फाइनल और वेलोसिटी फाइनल, और एम आई और एम भी की जगह पे क्या पुट कर दिए हैं, मास इनिशियल और वेलोसिटी इनिशियल पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर होगा आपको। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं दिया है और अगर आपको मास और वेलोसिटी दिया है और आपसे पूछ दे कि वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल लीजिए, तो ऐसे इस फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताता है कि जितना भी वर्क लगेगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो काइनेटिक एनर्जी में जितना भी चेंज आएगा उसके इक्वल रहता है। क्लियर है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। हमने यहाँ पर क्या समझ लिया, काइनेटिक एनर्जी समझ लिया है, पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स पोजीशन द प्रॉपर्टीज। पोजीशन और प्रॉपर्टी के कारण आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है, और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट अलाउ द ऑब्जेक्ट टू डू मोर वर्क। पोटेंशियल एनर्जी है वो एक ऐसा एनर्जी है जो कि उसके हाइट और पोजीशन से होता है, या फिर उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण होता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्क करने के लिए मजबूर कर देता है। एग्जाम्पल के रूप में जब हम किसी भी रबड़ को स्ट्रेच करेंगे, यानी जब उसको खींचेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, और उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। क्या आ जाता है, अपने पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। क्या, अगर किसी भी रबड़ को हम स्ट्रेच कर देंगे तो वो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से अपने ही ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो यही सिंपल से क्या कहना चाह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कहना चाह रहा है। क्लियर है आपको पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको क्लियर हो गया तो जल्दी से थम्स अप कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है जो कि होता है किस कारण, हाइट और पोजीशन के कारण होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है W इजिकल टू एम इंटू जी इंटू एच। एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रेज्ड एट द हाइट h, द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज इट्स वेट, यानी F इजिकल टू एम जी। वर्क डन टू रेज द ऑब्जेक्ट, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स की जगह पुट करना क्या है, एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यानी कितना हाइट हुआ है उसका एम जी इंटू एच कर देंगे, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम जी एच, यानी आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा, डिराइव हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे करके हम पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम फाइंड करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम उसको बोलते हैं। द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू अ सर्टेन पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एम जी एच होगा। और जब हम हाइट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये एक ऐसा वर्क डन होता है जो कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। किसके, ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एम जी एच ही रहेगा। ये जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ग्राउंड लेवल या फिर जीरो लेवल से क्या होता है उसको मेजर करते हैं। जो वर्क डन होता है ना वो ग्रेविटी पे वो डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट डिफरेंस पर, यानी कि कितना उसके हाइट में डिफरेंस आया वर्टिकली, और उसमें कोई भी पाथ नहीं लिया जाता, कोई भी रास्ता उसमें चूज नहीं किया जाता है। क्लियर है आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट के अकॉर्डिंग, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो रेफरेंस लेवल से मेजर किया जाता है, और जो वर्क डन होता है ना ग्रेविटी के द्वारा वो डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट डिफरेंस पे। किस पे, वर्टिकल हाइट डिफरेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। पहला एग्जांपल क्या है, व्हेन आर्चर रिलीज और एरो द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बाउस्ट्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी आर्चर यानी जो तीर धनुष चलाता है, तीर कमान चलाता है, वो अगर तीर को वो इस वाले में रख के, यानी जो होता है उसमें क्या रबड़ उसमें रख के अगर स्ट्रेच करता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, स्टोर रहता है, और वही पोटेंशियल एनर्जी बाद में कन्वर्ट हो जाता है किस में,
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। When someone jump on a trampoline, the spring in the bed store elastic potential energy as they stretch। जब कोई भी ऐसा होता है ना, जब कोई भी कूदता है तो क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है और ये कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक में, और वो इससे भी तेज क्या जाता है, उछल जाता है। When a ball hit the string of a rocket, the string deform and then return to their original शेप। यानी जब बैडमिंटन खेलते हो आप, जब उस पर बॉल आ जाता है ना, बॉल आके जब टकराता है तो क्या होता है, फिर से क्या होता है, बैक चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किस में, पोटेंशियल एनर्जी आपका कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमको समझना क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें सिंपल से एक पॉइंट आप समझेंगे, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ, किसी भी कारण से हम एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय if it can however be transformed from one body to another when the form of energy is considered, the total energy of an isolated system remains constant। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होता है ना ही उसको हम बना सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, बट उसको एक काम कर सकते हैं, क्या उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जिससे एनर्जी स्टोर रहता है और जो टोटल एनर्जी होता है क्या वो बचा रहता है और कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हम जब आर्चर वाला केस देखें तो जब वो स्ट्रेच किया तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर था वो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। समझ आ गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट समझ आ गया होगा आपको। बात है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्जन के फॉर्म में देखते हैं, क्या कन्वर्जन के फॉर्म में, यानी कैसे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h। हम कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है m और वो किसी हाइट से गिर रहा है, और कौन सा क्या है हाइट उसकी है h। तो पहला कंडीशन मान रहे क्या, एट द स्टार, कोई भी स्टार मान रहे क्या, स्टार्ट से, यानी जब शुरू से जब क्या हो रहा है वो स्टार्टिंग से जा रहा है यानी ग्राउंड लेवल से, तब वो जब ग्राउंड लेवल पर रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा mgh और उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा क्या, जीरो। क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी उसका रहेगा mgh और काइनेटिक एनर्जी रहेगा जीरो, और उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, उसका टोटल एनर्जी उसका आ जाएगा mgh। और जब वो गिर रहा होता है क्या, जब वो गिर रहा होता है ऊपर से, तब क्या होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि हाइट कम होता है। जब हाइट कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होता है। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। दो केस समझ आया। पहला, शुरू में जब वो स्टार्ट हुआ था तो पोटेंशियल एनर्जी था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था, तो टोटल एनर्जी mgh था। और जब वो गिर रहा है नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कम हो गया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। रीजन आपके सामने, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से पहुंचने से जस्ट पहले उसका क्या रहेगा, तो ग्राउंड के पहुंचने से जस्ट पहले उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या समझे, जो टोटल एनर्जी रहता है वो कांस्टेंट रहता है जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है, तो यानी जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रहता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी mgh प्लस हाफ mv² क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है उसको हम बोलते हैं mgh। क्या बोलते हैं, mgh। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम बोलते हैं mgh। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जब हम टॉर्च लाइट जलाते हैं ना तो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होता है बैटरी में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उस किस फॉर्म में आ जाता है, वो आ जाता है लाइट और हीट के फॉर्म में, लाइट और हीट एनर्जी के फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी का रहता है, टोटल एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। लाउड स्पीकर की बात करते हैं। लाउड स्पीकर में जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है वो क्या होता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोफोन की बात करते हैं। माइक्रोफोन में जो साउंड एनर्जी रहता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जनरेटर की बात करते हैं। जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप तेल को जलाएंगे यानी जो बर्निंग फ्यूल करेंगे ना, तो उसमें केमिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है यानी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं,
तब क्या हो रहा है, तब आपका जो केमिकल एनर्जी यानी जो फूड है वो थर्मल एनर्जी यानी जो बॉडी गर्म हो जाता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल बल्ब यानी जो आपके बल्ब है ना उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलकर लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, जो वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है टरबाइन के कारण, और वो फाइनली किस में हो जाता है, फाइनली आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाता है। रिजर्वायर की बात करते हैं, रिजर्वायर में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, और वो काइनेटिक एनर्जी आगे चलकर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, और मैकेनिकल एनर्जी फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हमारे घर में आता है। इलेक्ट्रिक फ़ैन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, उसमें केमिकल एनर्जी यानी जो तेल होता है, फ्यूल होता है, वो थर्मल एनर्जी में चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। अब आ जाते हैं क्या, ये आपने समझ लिया क्या, पेंडुलम का केस है, आपने इसको समझ लिया। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, 2 मास है, m है और 2m है, उसको हम गिरा रहे हैं कुछ हाइट से h और 2h से। जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो विच विल द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो किसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा और क्यों। तो इसका आंसर आपको कब करना है, इसका आंसर आपको करना है HW में, क्योंकि आपको मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आ जाते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि क्या है, पावर। पावर जो है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो आइए पावर को समझ लेते हैं। पावर क्या होता है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द डूइंग वर्क, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट। जो पावर होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, पावर को हम डिफाइन करते हैं किसी भी वर्क को करने का क्या तेज़ी रहता है, किस स्पीड में किसी भी वर्क को किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पावर। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर, यानी किसी भी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। किसके इक्वल होता है, ये एनर्जी, जितना भी एनर्जी कंज्यूम किया है पर यूनिट टाइम में वो इसके इक्वल रहता है। यानी पावर क्या होता है, पावर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होता है, यानी W/T आपका पावर होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट आपका होता है जूल पर सेकंड, या फिर जूल पर सेकंड आपका यहाँ पर पावर का यूनिट होता है। और जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल पे हर सेकंड में कितना पावर रिक्वायर्ड है। 1 watt इज डिफाइंड एज द पावर रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क पर सेकंड। हर 1 सेकंड में 1 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड रहता है, जितना पावर करने में वो कितना होता है, 1 वाट का पावर होता है। 1 वाट का हो जाएगा 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र आर मेजर इन किलोवाट। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी रेट होती है एनर्जी ट्रांसफरिंग के, उसको हम मेजर करते हैं किलोवाट में, जो कि क्या होता है 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल होता है, जो कि 1000 जूल पर सेकंड के इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी जो कंज्यूम किया गया है और टोटल टाइम में, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर एवरेज पावर आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। और इसी के साथ आपका यहाँ पर चैप्टर होता है एंड यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि लास्ट है। क्या होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो किलो वाट आवर जो होता है ना, वो क्या होता है, किलो वाट आवर कमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का। वो द जूल इज द स्मॉल यूनिट मेकिंग इट इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज नोन एज किलो वाट आवर। जो जूल है ना, जूल क्या है, छोटी यूनिट है, और हमको क्या बनाना है, इसको बड़े अमाउंट में बनाना है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक यूनिट जिसको हम बोलते हैं किलो वाट आवर। इफ़ अ मशीन, अगर कोई भी मशीन 1000 जूल पर सेकंड यानी 1 किलो वाट यूज़ कर रही है एनर्जी, और वो 1 घंटा चल रही है, तब वो कितना कंज्यूम कर रही है, तब वो कंज्यूम कर रही है 1 किलो वाट आवर। कितना कंज्यूम कर रही है एनर्जी, 1 किलो वाट आवर। तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि 1000 वाट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 सेकंड है, 3600 सेकंड से, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट आवर आ जाएगा। क्या 3.6 × 10⁻6 जूल आ जाएगा। अगर किसी घर में या फिर इंडस्ट्री में एनर्जी कंज्यूम हो रहा है और उसको मेजर किया जा रहा है किलोवाट आवर में, तो किससे वो क्या हो रहा है, वो एक यूनिट है कि 1 यूनिट का हो जाएगा, 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है। क्लियर है, यहाँ तक हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट करके अपना चैप्टर भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्लियर होगा हमने यहाँ पर क्या क्या समझा है।
तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।